नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। 32वीं बिहार न्यायिक सेवा मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन आ गया है। आप सबसे पहले ये देख लेंगे कि जो आपका आवेदन है वो कब से स्टार्ट हो रहा है और कब तक है। ये मैं एक आपको क्लियर बता दूं कि आपके लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है मुख्य परीक्षा के एग्जामिनेशन के लिए। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हो सकता है दिसंबर में एग्जामिनेशन हो, लेकिन अब जहाँ तक न्यूज़ आ रही है, क्योंकि आपके पास समय बहुत ज़्यादा नहीं दिया जा रहा है, नवंबर के एंड में एग्जामिनेशन का स्टार्ट होने का पूर्ण संभावना बन रहा है। उस लिहाज से देखें तो आपके पास मात्र 55 दिनों का समय बच रहा है। ठीक है, इसमें फिर भी अगर मैं आपको फेस्टिवल्स वाले डेज़ को अगर कट कर दूं तो आपके पास बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 50 दिन का समय बच रहा है। इन 50 दिनों में आपको अपना एक बेहतर रणनीति के साथ में तैयारी करनी है। तो देखिए, मैंने सिलेबस के बारे में आपको लास्ट की वीडियो में ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। इस वीडियो में मैं थोड़ा थोड़ा आपको समझा दूँगी कि आपको जो अपडेटेड है, अभी जो नोटिफिकेशन आया है उसके अनुसार कैसे तैयारी करनी है, कौन कौन से पेपर पढ़ने हैं। हालांकि कोई अंतर नहीं रहेगा, बट फिर भी ये आपके लिए एक तरह से फ्रेश करने के लिए, ताकि आपको लगे कि ये पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग या फिर नए सिलेबस में कुछ आपको अलग तो नहीं होने वाला है। बस ये रिफ्रेशमेंट वीडियो है। ये समझ लीजिएगा 5 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक आपको फॉर्म फिलअप कर लेना है, और आपको इसी दौरान में अपनी तैयारी को एकदम बहुत कह सकते हैं पुख्ता कर लेना है। क्योंकि ये मानकर हम चल रहे हैं, आप जुडिशरी की अभ्यर्थी हैं, तो आपने अपने प्री एग्जामिनेशन के टाइम में ही या फिर प्री का जब से नोटिफिकेशन आया था उसी समय ही तैयारी स्टार्ट कर ली होगी। या फिर बहुत ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो जागरूक होते हैं कि LLB जब फाइनल ईयर में होते हैं तभी से जुडिशरी की तैयारी में लग जाते हैं, लेकिन फिर भी वैसे भी अभ्यर्थी होते हैं जो कि एक शक में रहते, संदेह में रहते हैं कि नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा, कोई पॉसिबिलिटी है कि नहीं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये वेट करते हैं प्री के रिज़ल्ट का। और प्री का रिज़ल्ट तो आ ही चुका है, आप जैसे कि जान रहे हैं। रिज़ल्ट आए भी 2 दिन बीत चुके हैं और अब मुख्य परीक्षा का नोटिफिकेशन आ गया है। आइए हम लोग जानते हैं क्या क्या है मुख्य परीक्षा के नोटिफिकेशन में। ये रहा मुख्य परीक्षा का नोटिफिकेशन, जिसके तहत आप सभी के लिए ये जो वैकेंसी आई थी 154 पोस्ट के लिए आई थी, 154 पदों के लिए 4 जून को एग्जामिनेशन लिया गया था। और इसका जो रिज़ल्ट है ये आपको अगस्त में आना था, अगस्त के फर्स्ट वीक में, जो कि आपको आया कब, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में। ठीक है, तो ऑलरेडी 2 मंथ डिले हो चुका है, 2 मंथ पार हो गया। ये 2 मंथ समझ लीजिए, अगर जो अभ्यर्थी जागरूक थे वो पढ़ते रह गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। जो ये सोच कर रहे कि पता नहीं मेरा रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, तो एक तरह समझ लीजिएगा उनका 2 मंथ पूरा वेस्ट हो चुका है। क्योंकि अब आगे आपको मात्र 2 महीने भी नहीं मिलेंगे, मुश्किल से मात्र 50 दिन आपके हाथों में है। इन 50 दिनों में आपको मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी है। आपका जो रिज़ल्ट आया है 1675 उम्मीदवारों को इसमें सफल घोषित किया गया है। अब बात करेंगे इसमें कि आपका जो रिज़ल्ट था उसमें चयन का आधार, अब हम लोग क्योंकि मुख्य परीक्षा की तरफ जा रहे हैं और मुख्य परीक्षा से आपका मेरिट काउंट होगा, प्री का जो है वेटेज नहीं ऐड होता है, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू का ही ऐड होगा। तो नियुक्ति हेतु चयन जो होता है वो लिखित परीक्षा और साक्षात्कार का जो अंक है उसको जोड़ करके ही आपका मेरिट बनेगा, यही नियुक्ति का आधार होगा। हम लोग अब जानेंगे सबसे पहले अनिवार्य विषय, कौन कौन से अनिवार्य विषय हैं। तो जो पहले वाले सिलेबस में आप देख रहे थे उन्हीं चीज़ों को फिर से दोहराया गया है। 5 पेपर आपके अनिवार्य विषय में आते हैं। पहला तो आपका GS हो गया, ठीक है, इसमें आपको करंट अफेयर्स भी आएगा। ठीक है, GS विद करंट अफेयर्स 150 अंक का एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, विषय कोड 1 है। फिर आपका साइंस होगा, एलिमेंट्री जनरल साइंस प्रारंभिक सामान्य विज्ञान, विषय कोड 2 अगर आप देखिए 100 अंकों का होगा। तीसरा पेपर है हिंदी, ये भी 100 अंक का होगा। इंग्लिश चौथा पेपर है, ये भी 100 अंक का होगा। और जो 5वां पेपर है मेन है, यहाँ से आपका स्टार्ट होता है लॉ का पेपर। इसके पहले आप 4 पेपर देख रहे थे जो कि आपने LLB में इन सब पेपर्स को
नहीं पढ़ा। ये जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो पेपर्स होते हैं ये उन्हीं 4 पेपर को यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, 5वां से स्टार्ट हो जाएगा आपका पेपर जो है लॉ ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर, साक्ष्य एवं प्रक्रिया विधि। ये 150 अंक का होगा। ठीक है, और एक चीज़ और यहाँ पर आप देख लेंगे, जो हिंदी और इंग्लिश का पेपर है, ठीक है, इसका न्यूनतम योग्यता प्रदाय अंक 30 होगा, जिसमें नहीं, अगर कोई भी उम्मीदवार है जिसको अगर इतना नहीं प्राप्त करता है तो उसका बाकी पेपर नहीं चेक नहीं किया जाएगा। और ये जो हिंदी और इंग्लिश का जो आपका मेधा सूची में इसका जो मार्क्स है नहीं जोड़ा जाएगा। तो ये 2 पेपर जिनका अच्छा है, मैं आपको स्ट्रेटजी में बहुत सारी चीज़ें आपको समझाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो स्ट्रेटजी वाला जो आएगा ना, उसको आप बढ़िया से देख लीजिए ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो सके। तो इस 2 पेपर को आपको आप क्या करना है, अपना सिलेबस को छोटा करना है धीरे धीरे, और तैयारी बेहतर करने की कोशिश करना है। कौन से पेपर पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, कौन से पेपर को कम ध्यान देना है, किस पेपर पे ध्यान ज़्यादा देने की आवश्यकता है भी कि नहीं, मैं आपको नेक्स्ट के वीडियो में बताऊंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी आपको के बारे में समझा दूंगी, और उन सारे टॉपिक्स के बारे में बताऊंगी, उन क्वेश्चंस के बारे में जो आपको बीपीएससी एकदम पूछेगा ही पूछेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये 5 अनिवार्य पेपर के बारे में मैंने बता दिया, जीके, साइंस, हिंदी, इंग्लिश और लॉ ऑफ एविडेंस। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग ऑप्शनल पेपर। तो मैं आपको लास्ट के वीडियो में बताई थी, और अभी मैं अपकमिंग जो 33वीं जुडिशरी का वैकेंसी आएगा उनके अभ्यर्थियों के लिए को मैं इस वीडियो के थ्रू अवेयर कर दे रही हूँ कि आपको अभी से अपने जो रणनीति है उसको सुनिश्चित कर लेना कि किस वे में आपको चलना है, कैसे चलना है। देखिए, वैकेंसी आती है और एग्जामिशन हो जाता है, और जैसा अभी आयोग चल रहा है, वैकेंसी आती है, रिजल्ट भले थोड़ा सा प्री का देर लेता है लेकिन मेंस में आपको टाइम ही नहीं देता है। तो कभी कभी क्या हो जाता है कि हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग का प्री का रिजल्ट आएगा तब हम तैयारी स्टार्ट करेंगे, पता चलता है हमारे पास समय ही नहीं होता, 1-1.5 महीने में तैयारी करनी होती है जैसे तैसे। फिर बहुतों के हाथ से ये मौका जो होता है चूक जाता है, फिर नेक्स्ट मौके का वेट करते हैं, पता चलता है 6 महीने से 1 महीना, 6 महीने से 1 साल आपका वेस्ट चला गया। ठीक है, तो जो 33वीं या अपकमिंग 34वीं या फिर जो भी अभ्यर्थी जो अभी एलएलबी कर रहे हैं, बीएलएलबी कर रहे हैं, उनको लगता है कि हमें जुडिशरी की तैयारी करनी है, तो वो इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे आपके लिए जो ऑप्शनल पेपर हैं वो आपके लिए एक तरह से रामबाण की तरह काम कर सकता है। मैं आपको समझा रही हूँ। देखिए, जब आप प्री का वैकेंसी अपने अप्लाई किया होगा, ये सारे पेपर आपको बिल्कुल ही उसमें प्री वाले में मिले होंगे। ठीक है, तो ये पेपर में क्या कहानी थी कि आपको प्री जब आप अप्लाई कर रहे होंगे तो उस समय भी आपने पढ़ाई करके रखा होगा। हाँ, ये है कि पैटर्न अलग पूछेगा, उसमें आप ऑब्जेक्टिव में थे, अभी आप डिस्क्रिप्टिव वे में आपको तैयारी करनी होगी। लेकिन ऑब्जेक्टिव उन्हीं का सही होता है जिसका डिस्क्रिप्टिव अच्छा होता है, जिसका कॉन्स्टिट्यूशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बहुत अच्छा है, जिसने इन डेप्थ में पढ़ाई की है, तो वो ऑब्जेक्टिव ऑब्वियसली सॉल्व कर पाएगा। हिंदी लॉ में हैम्पटन लॉ को भी अगर जिसने डिस्क्रिप्टिव वे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हो, चाहे जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, वही जा करके इसका ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर सकता है। ये इस चीज़ को आप बहुत अच्छे तरह से समझते होंगे। तो इन 5 में मैं कह रही हूँ कि जब आप प्री का एग्ज़ाम दिए थे तो इन 5 में से कौन से पेपर आपने अच्छे किए थे, या फिर जिसमें आपको लगता है कि आप इजी गो कर सकते हो, आराम से एकदम स्मूथली जा सकते हो, उन्हीं पेपर को आपको 3 को लेना था। या फिर नहीं लिए हैं तो आप अभी भी ले सकते हो, अभी भी मौका है, आप सोच समझ के चुनना। कौन से 5 ऑप्शनल पेपर है? पहला पेपर मैं बता दे रही हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है। ठीक है, 150 अंक का है। सेकेंड है हिंदू एंड हैम्पटन लॉ, ये भी 150 अंक का। और मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं, क्योंकि आप अब ऑलरेडी आपने एलएलबी कर रखा है या एलएलएम कर रखा है, बीएलएलबी कर रखा है, तो ये बताने की ज़रूरत ही नहीं कि ये एक पेपर नहीं है, ये 2 पेपर है, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, है ना। ये 2 अलग अलग पेपर होते हैं, आपने अलग अलग सेमेस्टर में दिया होगा, या फिर हो सकता है आपके एक ही सेमेस्टर में दोनों पढ़े भी होंगे, तो अलग अलग पेपर पढ़े होंगे, है ना। और भारत की जो संविधान है, ये पेपर 1 पेपर 2 करके अलग अलग सेमेस्टर में दे देता है। तो ये आप एक तरह से देखेंगे तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपको 2 पेपर हो जाता है और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ 1 पेपर हो जाता है। फिर भी हम लोग इसको 2 पेपर काउंट कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है। हिंदू और हैम्पटन लॉ 2 अलग अलग पेपर हैं।
दोनों मिला करके 150 अंक का आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। ठीक है, इसके बाद 8वां नंबर आते हैं। 8 में क्या बोल रहा है, लॉ ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी एंड लॉ ऑफ ट्रस्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ। 150 अंक का एग्जामिनेशन होगा। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट्स, ये भी 150 अंक का होगा। और 10वां नंबर में आता है कॉमर्शियल लॉ, 150 अंक का। इन्हीं पांचों में जो आपके 3 बेहतर है उन तीनों का आप चुनाव करेंगे। मैं ये पहले वाले भी वीडियो में भी बोली थी कि चुनाव करेंगे, तो बहुतों को लग रहा था कि ये चुनाव करेंगे क्यों बोल, जबकि हम लोगों ने प्री में ही के टाइम में ही ऑप्ट कर लिया था। मैं आपको क्लियर कर दे रही हूँ कि प्री में आप जो ऑप्ट किए हैं उसको आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ क्लियर लिखा गया है, मतलब अभी भी आपके पास मौका है। आपको लगता है कि आपका हिंदू और मोहम्मदन लॉ कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, या फिर आपका बेहतर नहीं है, किसी किसी का हो सकता है हिंदू लॉ अच्छा नहीं हो या फिर मोहम्मदन लॉ अच्छा नहीं है और कॉमर्शियल लॉ अच्छा है, तो आप उसको छोड़ करके ये ले सकते हो। ठीक है, और इसकी कम समय में आप तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत हद तक ये और इसके साथ में आपको थोड़ा बहुत है ना, ये 3 पेपर 8, 9, 10 वाले 3 पेपर जो हैं आपको एक टाइप के पेपर हो जाते हैं। फिर भी आपने ले रखा, आप उसी के साथ जाना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इन 5 में से 3 पेपर को ही लेना होता है और इन्हीं 3 की तैयारी बेहतर तरीके से करनी होती है। हाँ, अब ये तैयारी कैसे करेंगे मैं आपको नेक्स्ट की वीडियो में बताऊँगी। और इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि आपको जो आरक्षण है उसके लिए जो सभी एग्जामिनेशन में होते हैं है ना, न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में भी उन्हें आरक्षण का लाभ मिलेगा। और ख़ासकर इसमें बिहार के अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ मिलने वाला है। जो फ़ीस है वो 750 रुपये की फ़ीस है। ठीक है, और जो सॉरी, जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो ये ध्यान रख लेंगे कि 5 तारीख से लेकर 25 तारीख तक का ही डेट है, और हो सकेगा तो डेट नहीं बढ़ेगा भी तो 2-3 दिन का बढ़ेगा। लास्ट मिनट का वेट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। फीस में जो यहाँ के स्थायी आरक्षित और अनारक्षित वर्ग की जो महिला उम्मीदवार है उनके लिए फ़ी कम है, और जो दिव्यांग अभ्यर्थी है उनका भी फीस का आपको 200 रुपये है, यहाँ आप देख पा रहे हैं। और जो अन्य उम्मीदवार है उनका जो जनरल है, चाहे वो किसी भी स्टेट के हो और किसी भी कैटेगरी, कोई मैटर नहीं करता, उनका सबका फीस 750 रुपये लगना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक चीज़ आपको मैं बता दूँ, क्योंकि आप जुडिशरी के अभ्यर्थी हैं। ठीक है, तो आप जब भी फॉर्म भरेंगे तो उसमें कोई भी ऐसी गलती करने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा जो आगे चल कर सब कुछ ठीक रहने के बावजूद, मतलब आप स्कोर कर चुके हैं, अच्छे नंबर ला चुके हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि सर्टिफिकेट नंबर हो गया या फिर आपने जो डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड चीज़ें वो भरी हैं उसमें कहीं कोई मिस्टेक रह गया। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे, कहीं कोई मिस्टेक भूल कर भी मत करिएगा। ठीक है, आप जान रहे हैं भ्रामक या गलत तथ्यों को भरना पूरी तरीके से इलीगल है, और जुडिशरी के अभ्यर्थी होते हुए आप इनसे जो गलत करते हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ा मतलब खामियाजा इसका भुगतना पड़ सकता है। इसके अलावा जब अभ्यर्थी प्रमाण पर ये अपना फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे तो आवेदन भरने के क्रम में जो अनुलग्नक का सूची है उसमें ये जो प्रमाण पत्र हैं, ठीक है, उसका डेट और जो निर्गत करने का तिथि और संख्या जरूर भरेंगे। तो उसमें क्या क्या आ जाता है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, और आपका जो एलएलबी का आपका जो सर्टिफिकेट है, मार्कशीट वगैरह हो गया। ठीक है, बार काउंसिल से आपने जो लाइसेंस ले रखा है उसका सर्टिफिकेट हो गया। जिस महाविद्यालय या विश्वविद्यालय से आप पढ़ाई करके रखे हैं तो वहाँ से आपको आचरण प्रमाण पत्र आपका जो इशू हुआ होगा वो भी आपको लेना है। अनुसूचित जाति जनजाति का जो प्रमाण पत्र होता है, निवास का प्रमाण पत्र होता है, और अगर आप पिछड़ा वर्ग से संबंधित हैं तो क्रीमिलेयर रहित जो प्रमाण पत्र होता है वो भी चाहिए होगा। इसके अलावा जो अगर किसी प्रकार की दिव्यांगता से आप ग्रस्त हैं, तो जैसे कि अस्थि दिव्यांगता, तो आपको प्रमाण पत्र देना होगा। EWS का सर्टिफिकेट होगा, आपका फ़ोटो पहचान पत्र होगा। इसके अलावा NOC भी चाहिए होगा आपको, अगर आप किसी राज्य सरकार या बिहार सरकार या केंद्र सरकार, किसी अन्य राज्य सरकार, बिहार सरकार या केंद्र सरकार के अधीन आप कार्यरत हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बढ़िया से दे देने हैं। इसके अलावा आपको अपना जो फ़ी है उसको भी टाइम से पेमेंट कर लेना है, और ये भी देख लेंगे कि आप जो डाउनलोड करेंगे फॉर्म फिलअप करने के बाद उसका एक हार्ड कॉपी ज़रूर डाउनलोड करके रख लेंगे, और उसमें देख लेंगे कि उसमें आपका जो आपने जो फॉर्म फिलअप किया था उसमें बार कोड वगैरह और एप्लीकेशन नंबर वगैरह सब कुछ ठीक से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो ये इस वीडियो में मैं आपको इन सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि
बहुत सारे एग्जामिनेशन में क्या होता है कि हार्ड कॉपी जो होता है आईओ को भेजना पड़ता है। यहाँ पर हार्ड कॉपी जो है आईओ को नहीं भेजना है, इसके आपको झंझट नहीं लेना है। बस आप फॉर्म बढ़िया से फिलअप करेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स बढ़िया से आपको उनका जो नंबर है और इशू डेट वगैरह है वो बढ़िया से फिलअप कर लेंगे। और मैं फिर से कह रही हूँ, कहीं पर आपको दिक्कत हो रही है, अभी किसी सब्जेक्ट की तैयारी नहीं हो पाई है तो उसको ध्यान दे देंगे। अभी भी आप चेंज कर सकते हैं। आपको लगता है कि कुछ दिनों में, चंद दिनों में आप तैयारी कर सकते हो उनका, तो आप कर लेंगे। इसके अलावा आप हमारे गाइडेंस के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो कांटेक्ट नंबर है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और थंबनेल दोनों पे दिया हुआ है। चाहे आप क्लास के लिए या नोट्स दोनों के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लासेस जो होंगे वो ऑनलाइन माध्यम में ही होंगे और नोट्स आपको पीडीएफ और हार्ड कॉपी दोनों में अवेलेबल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो क्लास या नोट्स के लिए आप दिए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कांटेक्ट नंबर है या थंबनेल पे उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर प्रेस करेंगे ताकि आपको अपकमिंग वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।